कैसे हुआ कि लोगों को पता ही नहीं लगा? पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। ओह ये भी सीक्रेट है। मतलब ये तो वो नूर खान एयरवेज वाली बात हो गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अभी देखिए नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है। तो आपकी जो अब वाइफ बनी है वो अग्री कर रही थी, क्योंकि जिंदगी में एक बार शादी होती है, धूमधाम से सब करना चाहते हैं। हाँ, ये इस मामले में तो हम मतलब ठीक है, लकी मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ बोले उसमें वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, प्राइवेसी के हिसाब से, सिक्रेसी के हिसाब से। हम देख रहे थे अमेरिका को, सीरिया में वो ब्रेड बांट रहा था। अरे यार तुम नहीं मारा है इनको, बम तुम ही मारे हो, घर तुम नहीं उजाड़ा है, वो तुम ब्रेड बांट रहा है उसमें। शादी हुई है आपकी पिछले हफ्ते। यार ये सीक्रेसी की बात बताइए, किसी को पता ही नहीं था कि आपने सीक्रेटली शादी की और उसके बाद धूमधाम से रिसेप्शन किया। ये सीक्रेसी की बात बताइए, क्यों और कैसे? अब मम्मी पापा का पसंद था और उन लोगों ने डेट डिसाइड कर दिया। पसंद अरेंज मैरिज था आपका? हाँ। अच्छा। तो हम लोग को तो मतलब मम्मी डिसाइड कर दी डेट। अब सब चीज़ शेड्यूल था। तब तक इधर से हमारी बदनसीबी की पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला हुआ है। किसी को क्या पता, कोई भी चीज़ें काफ़ी पहले से शेड्यूल रहती है। इधर ये किया, यहाँ पे तो हमारा था कि भाई सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ें पहले से डेट हो जाती हैं, फिक्स चीज़ें, तो उसको भी पीछे हटना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उसी बीच में चुपचाप से कर लिए थे हम लोग। हालांकि पहले से था कि मतलब एकदम सादगी से करना है, बाद में रिसेप्शन दे देना है। पर कैसे हुआ कि लोगों को पता ही नहीं लगा? पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। ओह ये भी सीक्रेट है। मतलब ये तो वो नूर खान एयरवेज वाली बात हो गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अभी देखिए नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है। शादी में तो उतने लोग होते हैं। आपको आउटसोर्स करना चाहिए था ना खान एकेडमी को। तो उन लोग को पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। उन लोग हमारा तो कहीं से नहीं हो, इवन कि ड्रोन ना हो, मतलब एक चीज़ का डर था कि कहीं ड्रोन से ना रिकॉर्ड हो जाए, तो ऊपर से भी कवर करा दिया गया था जहाँ पे आपका निकाह हो रहा था। हाँ। क्या लगाया आपने? टेंट लगाया? हाँ, वो सारा चीज़ें वो पैक कर दिया गया, कंप्लीट पैक टेंट। तो लोगों ने क्या सोचा फिर कि क्या मतलब बारात निकली होगी, कुछ तो निकला होगा? कैसे आप गाड़ी में गए, कैसे गए आप? तो नॉर्मल जैसे सब गए, गाड़ी से ही गए थे वहाँ पे। बट किसी को पता नहीं लगा था कि क्या है क्या नहीं। हाँ। इवन जिसका जगह था ना, जिसकी प्रीमिसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था। निकाह के बाद पता चला कि यहाँ खान सर का निकाह हुआ है। ओह। पर फिर जब आपने तय किया कि ऐसे सीक्रेसी में शादी करनी है, तो आपकी जो अब वाइफ बनी है वो अग्री कर रही थी, क्योंकि जिंदगी में एक बार शादी होती है, धूमधाम से सब करना चाहते हैं। हाँ, ये इस मामले में तो हम मतलब ठीक है, लकी मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ बोले उसमें वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, प्राइवेसी के हिसाब से, सिक्रेसी के हिसाब से करना चाहिए। और उनका भी कहना था कि नहीं, अभी चूँकि युद्ध का समय चल रहा है, देश में हुआ है, और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश पे फोकस्ड होनी चाहिए इंसान की, तो ये चीज़ें उचित नहीं है। तो हम लोग तो इसी था। फिर हम लोग को लगा कि युद्ध अब हो जाए, कब हो जाए, इसलिए हम लोग ने रिसेप्शन को छोड़ ही दिए थे लोग कि भाई रिसेप्शन जब होगा देखा जाए, युद्ध बाद होगा रिसेप्शन। बट इधर देखे कि युद्ध का प्लान ही नहीं है इन लोगों का। तो बच्चों को नहीं बताया आपने? किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता था। आपने छुट्टी कितने दिन की ली? छुट्टी नहीं ली। फिर तो रिसेप्शन, जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन भी क्लास था, शाम में रिसेप्शन था, सुबह क्लास था। छुट्टी नहीं ली आपने? अच्छा। नोबडी नोज कि आपकी वाइफ का पूरा नाम क्या है, क्या करती हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नहीं बताया, क्योंकि किसी भी लेडीज़ का अपना एक आइडेंटिटी होता है। वो अपना काम अच्छे से करें, अपने ऑफिस में जाएं, अब उनके काम के बदौलत लोग उन्हें जाने, न कि इस वजह से कोई जाने कि खान सर की वाइफ है। तो ये एक पर्सन, किसी का भी अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़ें होती है, मेहनत से पहुंचा हुआ मुकाम होता है, तो उसमें किसी को भी अच्छा लगता है। किसी दूसरे का नाम जब जोड़ दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कल को फिर कोई कहेगा कि आप यहाँ पहुँची इसलिए कि आप इनकी वाइफ हैं। तो हमें लगता है कि इंडिविजुअलिटी अच्छी रहनी चाहिए किसी की भी। पर शादी का मतलब ये नहीं होता कि दो इंडिविजुअल्स एक साथ हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी एक साथ बितानी है, तो दोनों के जो
प्लस एंड माइनस आ जाते हैं ना एक दूसरे के, नहीं? हाँ, वो तो होते हैं, तो पर्सनल लाइफ में होते रहते हैं सब में एकदम। हम अपने टीचिंग में हम हैं, वो अपने काम में हैं, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। हमने जहाँ हम दोनों की ज़रूरत रहती है एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, और रिसेप्शन हुआ, सब आए, वीआईपीज वगैरह सब आए, और फिर वो भी बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था आपकी वाइफ ने, और फिर किसी ने घूंघट को हल्का सा ऊपर किया तो फिर सबने कहा कि देखो देखो देखो, खान सर जो है विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन राइट की बात करते हैं, और घूंघट ओढ़ा हुआ है। तो मैम ये हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप, ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक़ है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट, उतने भीड़ में घूंघट, दुल्हन की अलग पहचान क्या होती है, क्योंकि रिसेप्शन में तो सब सज धज के आए होते हैं, तो दुल्हन की पहचान क्या। हम कहें कि लोग फिर हमको बोलेंगे, तो कहें कि नहीं नहीं मेरे बचपन का शौक़ है हमारा ये घूंघट। तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है। तो हम कहे ठीक है भाई चलिए, तो लेकिन हम बोले थे। आपको बुरा लगा जब लोगों ने ऐसे बोला कि नहीं? अब लोगों के हिसाब से देखिए, एक हम लोग गांव से आए हैं, तो हमारे गांव में एक कल्चर होता है, हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। शहर में आने का मतलब हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ गांव का कल्चर होता है, मुँह दिखाई के लिए नेक दिया जाता है। तो जो औरतें होती हैं या जो छोटे होते हैं उम्र में, वो मुँह दिखाई नेक देते हैं, लेकिन जो भसुर होते हैं, जो बड़े होते एज में, आज भी ना मेरी मम्मी भी मतलब जो भसुर में आते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे कतरा के निकल जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा वो गांव वाला चीज़ रहता है कि भाई उसमें तो सीनियर भी आएंगे एज में, और कुछ जैसे गवर्नर सर तो एकदम मतलब पिताजी के एज के आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ठो गाँव वाला भी कल्चर रहता है। और हमारी भारत की संस्कृति थी, इसमें ना कोई किसी रिलीजियस संस्कृति से तो थी नहीं यहाँ। ये तो एक इंडिया की कल्चर थी। हालांकि हम समझाए थे, लेकिन होता है क्या कि हम थोप नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को, नहीं आप ऐसे मत कीजिए। उनका शौक था घूंघट करने का, तो और वो करियर वाली हैं, मतलब वो काम पे जाती हैं। ये नहीं तो काम पे क्या हम घूंघट लगा के थोड़ी जाते हैं। रसोई कौन संभालता है, आप कि दोनों साथ में? हमें खाना बनाने नहीं आता है, मम्मी और वो। अच्छा, हाँ, साथ में रहती है ना आपकी माँ। अच्छा, दैट्स नाइस। और पर आपका जो रिसेप्शन था, सब वीआईपीज आए हुए थे, सब साथ में खड़े थे, और अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो तेजस्वी भी थे और बाकी लोग भी थे, तो सेलिब्रिटी हो गए आप तो। हम तो एक शिक्षक हैं, अब हमको मतलब इंसान को थोड़ी समझ में आता है कि हम तो शुरू से ही एक पढ़ाने का काम किए, और जो भी रहा, कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उस पर बताते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, रिश्ते सबसे रहते हैं, और सबको कोशिश किए बुलाने के लिए। अब एक हफ्ता पहले ही हमने सबको लगभग प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लास्ट के एक हफ्ते हमने बुलाया था। तो आई थिंक कि कुछ लोग छूट भी गए होंगे, अक्सर हो जाता है, कई बार घर के बगल का आदमी छूट जाता है। नाराज हो गए तो कुछ लोग की नाराजगी आई, तो और कुछ लोग, होता है, ये ह्यूमन एरर हो जाता है। इतनी भीड़ में 10,000 लोगों को जब आप बुलाएंगे तो कोई ना कोई तो हो जाता है। पर ये ट्यूशन में भी होता है ना, कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ना लें अपने क्लास में, या फिर कोई बाहुबली आके कहे कि मेरे बच्चे को ज़्यादा टाइम दो, वक्त दो, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, प्राइवेट ले लो इसका अलग से, ये भी तो होता होगा ना आपके साथ? ये स्कूलिंग लाइफ में होता है, स्कूलिंग इसमें, कोचिंग उसमें नहीं होता है। कोचिंग में दबंगई चलती है कि मेरा बच्चा आके गुंडई करेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये वाला होता है। तो हम कहेंगे गुंडई करेगा तो गुंडई हम भी करेंगे। मेरा क्लास है, हमसे ज़्यादा गुंडई कौन करेगा? तो इसलिए पहले होता था बहुत, तो अब तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आ गया कि ये मतलब ज़्यादा उस लेवल के नहीं है, थूर देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे लोग। तो फिर ये बोलते हैं कि फ्रंट बेंच पे बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा मेरा बच्चा। हाँ। ये सब गाड़ी में आएगा, वो गाड़ी उड़ी में तो आते रहते हैं, थोड़ा धमकाते रहते हैं। तो शुरू में ना हमको लगा था, जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देंगे कि मैं यहाँ करूँगा। हमें लगता था कि ये लोग बहुत बड़े घर से आते हैं, पर एक बार आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करते करते जब उब गए ना, तो इन लोग को धोना चालू किया। हम लोग भी बदमाशी करते तो हम लोग भी थूर देते थे। फिर केस वगैरह करके जब घर गए लोग, तो इनके घर खाने को नहीं था। मतलब वहाँ पर घर में खाने को ठीक नहीं है, बाप फटा चप्पल पे घूम रहा है, और घर में एक सेकेंड हैंड साइकिल है, पटना में आके धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ। पर फिर भी तमंचा लेके घूमेंगे, भाड़ा पे चलाने की भी क्षमता नहीं है।
तो ऊब गए हम लोग ये सब चीजें देख देख के। अब कोई तमंचा लेके आता तो जैसे लगता है रुमाल लेके आया है। सबके पास होता है। पर क्या अभी ऐसे होता है? हाँ, होता रहता है। जंगल राज जो कहते थे लालू जी के वक्त का, सबने सुना कि वो सब खत्म हो गया था, सिर्फ कुछ इलाकों में है। पटना में भी है अभी भी? नहीं, अब तो पटना ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मन बढ़ई जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा कि ऐसा भाषा, मतलब बोलेगा ना, एक हम आपको बताते हैं, रात को 11 बजा था तो कोचिंग वगैरह सब क्लोज करके हम लोग टहल रहे थे। बट एक ना वो रिक्शा वाला जा रहा था, उसके बगल से एक तेज स्कॉर्पियो वाली गई, साइकिल था या रिक्शा था उसका हमको ध्यान नहीं है, वो गिर गया बेचारा, तेज स्कॉर्पियो से गया। हम लोग उठाए उसको सिंपैथी के नाम पे कि बेचारा को कोई चोट तो नहीं लगा, वहाँ पे उसको चोट नहीं लगा था, वो गिर गया था। उठ के कह रहा है कि मेरा आदमी इसको उठा लेगा। मतलब वो उसको बोला कि तू उठ जा भाई, पहले तू उठ जा, क्या मेरा आदमी इसको उठा लेगा, धुआं धुआं कर देंगे इसको मार। जानता नहीं मैं कौन जानता नहीं होंगे तू अपना सेकंड दिल्ली से गया होगा सर। ये तो है, दिल्ली की बातें होती है कि हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा बाप कौन है। ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है। हाँ। एक जो एटिकेट्स हैं, ये चीज़ें, इससे क्या होता है ना कि किसी भी जगह का बिजनेस खराब होता है। और कहीं पे अगर बिजनेस खराब हुआ तो वो स्टेट या वो जगह आगे नहीं जा सकता। बिजनेसमैन एक ऐसे चीज़ होते हैं ना जो दूसरे को रोजगार देते हैं, दूसरे से कुछ नहीं मांगते हैं। और जगह अगर ये बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को गालियां ही पड़ती है ना, जो बड़े उद्योगपति हैं, कि ये है ना। अब भारत में ना हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों। और कामयाब, मतलब हर इंसान तो मेहनत ही करना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमा लिए, वो गलत है। बट जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने करोड़ों टैक्स दिए हों और अगर वो एक छोटी सी दवा के लिए अगर मर जाएगा तो कोई उसे पूछने नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपने आँखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम भी कुछ दिन पहले, आई थिंक कि दिसंबर की बात है, बीपीएससी को लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उन पे तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने के, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं यहाँ पे। तो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने का ये किसको, गवर्नमेंट सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, तो एटलीस्ट बिजनेसमैन को दीजिए, वो 2-10 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार की बात जो है, उसकी वजह से बिहार में पलायन भी बहुत होता है, और वो बदला नहीं है। वो जो इंडस्ट्री आई नहीं अभी तक बिहार में। देखिए, बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के, बाबू चंदा मामा दूर के, ये देखो ये देखो, यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्री लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या जरूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब, खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के, ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है। अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल, देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि
30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए, और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। आप अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा, तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। आप समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे खराब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल खराब कर दिया लोगों के पास, लोन। वहाँ के लोगों को अगर लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको, मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी हो जाती है। अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो देगा ही नहीं वापस। मैं एजुकेशन पे वापस आती हूँ। मैंने हाल फिलहाल देखा था, कुछ सोशल मीडिया पे आया था कि हमारे यहाँ से जो CEOs बन गए हैं इंटरनेशनली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEO वगैरह बने हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको पे बैक करना चाहिए। जिस मुल्क से वो IIT से पढ़े, IIM से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं, ये सब पढ़ के वो बाहर चले गए और उन कंपनीज में वो अब पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, तो अब उनका अब वक्त आ गया कि दे शुड पे बैक टू देयर कंट्री। और पे बैक मतलब हम लोग उनको देते हैं प्रवासी भारतीय अवार्ड, ये सब अवार्ड के लिए आते हैं, पद्मा अवार्ड, ये सब अवार्ड मिलता है। वो लोग क्या कर रहे हैं अपने होम कंट्री के लिए? तो अब वक्त आ गया कि वो भी कुछ करें, कुछ बोले ना। वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले हैं, ना वो अपनी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले, क्योंकि अब तो वो अमेरिकन बन गए हैं या UK के रेजिडेंट बन गए हैं। कुछ तो करें ना अपने कंट्री के लिए, आके एजुकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या समझते, सही बात है? बात सही है, बट मैम अगर आप ना हर इंसान जो बड़ा एक चीज़ हम देखें, उसको कोई ना कोई एक चीज़ों को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेट्स की कोई बड़ा आदमी है, यूरोप में चला गया, उसको एक कहें कि भैया आप एक गाँव गोद ले लो, एटलीस्ट दिखे कि कितना किए हो। हाँ। पर होता क्या है ना कि वो कुछ करता है तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अजीम प्रेम जी इतना डोनेट करते हैं, बट इतना डाइवर्स है कि किसी को ज़मीन पे दिखाई नहीं था। 22 करोड़ पर डे का टाटा फाउंडेशन कितना डोनेट करता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ये लोग क्या है, इन्हें इनके अंदर पेशेंस है, ये जानते हैं कि कंट्री का अपलिफ्टमेंट थोड़ा धीमा होता है। बट सारे लोग इतने बड़े कैपिटलिस्ट और पेशेंस वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया हमने 10 लाख भी दिया तो मुझे दिखना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट हर मेंटलिटी के लोग हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी मकान को बनाने में बड़ी ईंट की ज़रूरत है तो रेत की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप कोई चीज़ें ऐसे हैंड ओवर कर दो कि भाई अगर विदेश के हैं तो आप अपने यहाँ हॉस्पिटल में आप एक MRI मशीन डोनेट कर दो, ये कर दो। हाँ। जो कुछ हो यहाँ पे, बट उनके लिए कोई चैनल नहीं है उसके लिए। हाँ। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिया के बड़े टैक्स पेयर हैं, आप देखिएगा, आप ट्रेन में जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ एक सांसद कोटा मिलता है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर का कोई कोटा नहीं है। अब क्यों इन्हांसमेंट नहीं कर रहे उसको भी तो लगना चाहिए। आप एक ही सीट दे दो ना, उसको पैसे लेके दीजिए यहाँ पे, बट उसको लगना चाहिए कि मेरा ये है। आप किसी स्टेशन पे रेलवे उस एयरपोर्ट पे जाइए, VIP लॉन्च मिलेगा। लेकिन जिसने टैक्स दिया, जिस टैक्स के पैसे से आज देश खड़ा है, उस टैक्स पेयर की एक लिमिट बना दीजिए कि देखिए ये अपर टैक्स वालों के लिए ये है, वो उससे भी तो अच्छा लगेगा। भाई हमने दिया है इतना, हमें कोई फौज में है तो उसको लगेगा कि हमने देखो भाई हमने देश के लिए दिया है, एक फौजियों के लिए अलग लॉन्च है। एयरपोर्ट पे तो हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ नहीं, तो एक फौजी के लिए हम एक छोटा सा लॉन बना के दे देंगे, क्या खत्म हो जाएगा उनके लिए? तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए आउट देना पड़ेगा, और चीज़ें वहाँ पे हर चीज़ हम पैसे से नहीं दे सकते, कुछ मोरल रिस्पेक्ट भी होते हैं। हाँ, एक और बात चली थी कि जैसे जो IIT या जैसे IIT में कोई ग्रेजुएट होता है तो सरकार कम से कम 5 या 6 लाख रुपए साल का उस पे खर्च करती है हर स्टूडेंट है ना। तो जब वो बाहर निकलते, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड करते हैं, वो रूरल पोस्टिंग होती है उनकी, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब IIT से स्टूडेंट निकलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों को भी टीचिंग में कुछ करना चाहिए। मतलब इनका 6 महीने का ही सही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं आजकल, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? मैम एक तो इंडिया के इंजीनियर्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है?
बाहर जाने का, पैसा कमाने का। पैसा इनोवेशन है ही नहीं है, मतलब कि ये है ही नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी लगानी है, हमें कोई नया स्टार्टअप करना है। अब जोमेटो और किसी के होटल का खाना बना किसी को पहुंचा, जैसे मुंबई में टिफिन सर्विस था, उसी का एडवांस वर्जन है। क्या ही है वो, तो हमारे यहाँ 50 साल से डब्बा वाला सिस्टम चल रहा था, एप्लीकेशन आया उसको एडवांस करके थोड़ा स्मूथ कर दिए, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बट जब ये नहीं आएगा ये इनोवेशन तो कैसे होगा? चाइना में क्या हुआ, उसके उनको ये हमको पैकेज होकर नहीं चाहिए भैया, मेरा ईयरफोन की फैक्ट्री रहेगी, मेरी रहेगी। उनको लगता है कि भाई मेरी रहनी चाहिए वहाँ पे। और मेल और फीमेल का जो गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चाइना में। फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर वो फीमेल संभाल रही हैं, उसका मार्केटिंग, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेल संभाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भागदौड़ ज़्यादा है। फैक्ट्री में क्या है, एक जगह है, मेहनत दोनों में है, बट उसमें क्या है कि एक जगह रह के काम करना है। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स में है ना, ये माइंडसेट बनते जा रहा है, 20 लाख का पैकेज तो 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। भैया इससे ज़्यादा पैकेज तुम, उससे अच्छा तुम बिजनेस कर लो। तो गलत ट्रैक पे जाए, कोई नया कुछ तो करें यहाँ पे। मतलब हम लोग साल में 1 दिन राखी बांधते हैं, चाइना 1 दिन के राखी के लिए राखी पहुंचा दे रहा है, 1 दिन के राखी के लिए। और चाइना में 3 टाइम खाना वो चॉपस्टिक से खाते हैं, 365 दिन। हमारे यहाँ का एक आदमी पहुंचा के दिखा दे, नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का अंतर होता है वहाँ पे, ये होता है। मतलब कैसे भी उनके दिमाग में ना एक जुनून है कि हमको बेचना है, हमको कुछ भी बेचना है, बेच देंगे यहाँ पर उनका वो सिस्टम भी तो अलग है ना, 1 नेशन 1 सिस्टम है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो एक गांव में एक सिस्टम नहीं है। आप राज्य की बात छोड़ें, आप शहर की बात छोड़ें, आप कंट्री की बात छोड़ें, हमारे यहाँ इतने सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और फिर जब इतने सारे सिस्टम होंगे तो क्लैश तो होगा ना। फिर बिल्कुल क्लैश होगा मैम। लेकिन देखिए, चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं, बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव। बट जो 90% लोग हैं ना, अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग IIT और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा, कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बूफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से 1 आध निकाल के खाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा ले। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गांव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है, क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गाँव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरत है कि हम एक IIT, अपना एम्स, IIM, इसको जो बना रहे हैं, बनाते रहें, इनको बेसिक नीड से तो उठाएं। ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ? और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये IIT हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं। हाँ।
आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे ज़मीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप IIT ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा IIT और नीट एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए REC, हाँ। और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या, कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, AC लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं, कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया, बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लेने की ज़रूरत। और जब ऐसे फैमिली से बच्चे आते हैं आपसे पढ़ने के लिए, तो वो सहमे हुए होते हैं, क्या वो सवाल पूछते हैं या डरते हैं सवाल पूछने से, या अगर समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो? शुरू में बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते, एक बार क्या हुआ कि सैटरडे के दिन हम लोग अमूमन कभी लंबा क्लास ले लेते हैं, तो प्लास्टिक में चना भिगा के रात में रख लेते हैं, उसमें नमक लगा के ऐसे। यहाँ पे जब देखते हैं सर उधर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चना खा लेते हैं। यहाँ पे वो उनको पता ही नहीं है कि हम गरीबी, उसी माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ मतलब हम तो बच्चों को देखे, हमारे गरीब बच्चे ही आते हैं। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसके पिताजी फल बेचते थे ठेला पे, किसी के पिताजी चाय बेचते थे, और उन लोग का कहना था कि सर हम लोग तो हिम्मत ही नहीं किए थे कि कभी बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनकी बेटियों की कि हम लोग क्या करेंगे, चंदा जुटा के शादी कर देते। इसका चाय बेचने वाला, फल बेचने वाला कितना ही कमा लेता है। हाँ। बट जो हम लोग की फीस आई छोटी सी, लड़कों ने मेहनत भी किया, वहाँ से ईमानदारी से पढ़ के गए। ऐसे बच्चे आते हैं ना जो दिवाली या दशहरे में घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका घर उस लायक नहीं है। कहीं मेहमान आ जाएंगे तो घर के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से लेके जाना है। तो जो अमीर है, जो आगे है, वो चला ही जाएगा। अब गुलामी के टाइम पे भी हम लोग का ताज होटल बना था, गुलामी के टाइम पे भी लोग पढ़ाई करते थे, गुलामी के टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू सूट पहन के घूमते थे। तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इनको कैसे उठाया? पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि आप कुछ करें, जैसे CSR है, CSR से ही कर लें, कुछ तो करें ना। CSR तो मंत्री सब उठा ले जाते हैं सब अपना। हर मंत्री का फिक्स है CSR। अब कितने लोग जानते हैं CSR क्या होता है? देश की आबादी का 85% आबादी को तो पता ही नहीं है CSR क्या होता है। जो 15% को पता है ना CSR क्या होता है, उनको ये नहीं पता है कि मंत्री खा जाते हैं CSR। कैसे? अब CSR है, कोई पहुंच वाला है तो आपको उसके एरिया में फैक्ट्री है आपकी, आपका CSR आ रहा है, आप CSR 2% निकालिएगा, कहेगा 2% इधर दे दीजिए, हमारे फंड में दे दीजिए, आधा हमें दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो 4 ठो डिस्टर्ब कर देगा। तो परेशान न है वहाँ पे। हाँ, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पॉलिसी प्लानर, पॉलिसी, सारा चीज। अगर रोटी कपड़ा मकान तक नहीं दे सकते, अभी तक ये नहीं नसीब में आया लोगों के, और आप कह रहे हैं कि 80% है जिनको खींच रहा है गरीबी इतनी बदतर हालत में, वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे फिर? देखिए, हमारा एक चीज बस कहना है कि जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष जो होते हैं ना ऑफिस काम कर लेते हैं, ऑफिस 8 घंटे का होता है, बट इनसे ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी महिलाओं की होती है। वो घर संभालती है, घर 24 घंटे का काम होता है, घर में कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, कब कौन है, वो 24 घंटे संभालती है। तो ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज होगी, पोल्ट्री हो गई, छोटी छोटी स्किल हो गई, छोटी छोटी चीज़ों। एक महिला अपने घर के अंदर मंथ का 15 से 20 हज़ार कमा ले, बिना घर से निकले, अपने घर में एक छोटा सा स्टार्टअप लगा दे, कुछ भी करके, यहाँ पे सशक्तिकरण के यहाँ पे। उसको ऐसे नहीं कि उसको पैसा दे, उसको प्रॉपर एक जगह बुला के। अब चाहे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्किल सेंटर हर जगह पे 20-20 तो स्किल सेंटर डाल देगी, वो लूट का अड्डा हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, 2-3 जिले के मिला के एक जगह होना चाहिए स्किल सेंटर। वेल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आप अगर बिस्किट बनाना सीख रही हैं तो प्रॉपर आप CCTV कैमरे के अंडर होनी चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट पे वो QR कोड होना चाहिए कि अगर हम ये देखना चाहें कि आपने स्किल लिया है कि नहीं, तो उस पूरे वीडियोस जितने दिन आपने क्लास लिया था ना, उस QR के साथ आना चाहिए यहाँ पर। हाँ। अगर वो घर पे बनाना, एक ब्रेड, गांव के लोग ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं, यहाँ पे पापड़ अचार सब बना सकते हैं, यहाँ पे टेलरिंग यूनिट हो जाए, हर चीज का यहाँ पे। तो जब भी अगर महिलाएं, अगर घर की महिलाएं 15-20 हज़ार अगर निकाल ले गई ना, तो अपने बच्चे को प्रॉपर पढ़ाएंगी। मतलब अगर वो 20 हज़ार कमा रही है ना महिला, तो महिला में एक अच्छा कि
अपने बच्चा के लिए 20,000 देना पड़े तो 20 का 20 दे देगी। मेरा बेटा आगे जाना चाहिए, मेरी बच्ची आगे जानी चाहिए। बना तो लेते हैं पर उसका फिर वो आगे मार्केटिंग, सेल, रिटेल, वो जो चेन होता है ना, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक हमारे यहाँ। तो ये दिक्कत है, ये समस्या है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर इंसान चाहिए। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप किसी, जैसे सिस्टम ये है कि एक आईएएस अधिकारी आएंगे, अब इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? आईएएस अधिकारी को। अब पता चला वो कपड़ा विभाग में सचिव था, आप बुला लिए उसको मछली विभाग में, कुल मछली आके मार देगा यहाँ पे। वही कपड़ा सीखते से अभी मछली कुछ सीखे कि शिक्षा मंत्री लोग का भी यही है। अभी हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अभी एजुकेशन मिनिस्टर। भाई अब आप कैसे सोचिए, हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर का हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप कभी स्कूल के क्लर्क रूम में जा गए नहीं, कहाँ कॉपी चेक होता है गए नहीं, क्वेश्चन कैसे बनता है नहीं गए, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या क्या पावर होते हैं क्या नहीं होते हैं, बच्चे क्या बदमाशी करते हैं नहीं एजुकेशन सिस्टम संभालेंगे। हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अभी तक पेट्रोलियम संभाल रहे थे। तो एक राज्य में तो आईटी मिनिस्टर 10वीं तक नहीं पढ़े हैं, उनका क्या कहेंगे आप? तो अब क्या डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, किस लिए काम करेगा? पर कोई एजुकेशन में कोई मतलब ये जो मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई एक कट ऑफ होना चाहिए, तो कम से कम स्कूल तो, हाई स्कूल तो पास करें। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? कि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि हमारे यहाँ उनके नसीब में नहीं था कि वो स्कूल जाएं पढ़ लिखे, तो कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए ऐसे? अब तो हो जाना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए कि इंटरमीडिएट 5 साल बाद कर दे ग्रेजुएशन, उसके बाद अगले 10 साल बाद करिए। धीरे धीरे तो स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे। वो तो मुगले आजम का जमाना थोड़ी ना अभी है यहाँ पे कि अब तो इस चीज़ को हो जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले रही है वहाँ पर। अब ये तो गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए। अब तक में एजुकेशन मस्ट होना चाहिए। हाँ, क्या अगर सरकारी नौकरी के लिए मस्ट है तो फिर व्हाई नॉट फॉर पॉलिटिशियंस, है ना? ये होना चाहिए बिल्कुल। अब एकदम स्ट्रिक्टली जैसे पॉलिटिशियंस में है क्या है कि जब हम लोग इस एजुकेशन को जोड़ते हैं तो उसका बस ये जाता है, जो पुराने लोग हैं जैसे महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया गया था। जो 80 के दशक की महिलाएं थीं उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया था। तो इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। तो उसका एक बाउंडेशन होना चाहिए। इसको बैठ के पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 90s 80 के बाद है, आपको एजुकेशन एटलीस्ट ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपका जन्म 1990-95 के बाद है, ये कुछ बैठ के, अब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट 5 मिनट में रूल बना दे, बट एजुकेशन को वहाँ ले आना चाहिए। और सब जैसे जो हम लोग देखते हैं कि अपने इंडिया में एजुकेशन, इसमें सबसे टफ एग्जाम में यूपीएससी आ जाता है, स्टेट के पीसीएस आ जाते हैं, नीट आ जाता है, जेईई आ जाता है। सबसे आसान एग्जाम में आ जाता है टीचर के एग्जाम में। सबसे आसान तो नहीं कह सकते बट कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है। अब हम लोग भी बीपीएससी पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव का है वो काफ़ी टफ है। जो वही पीसीएस, वही कमीशन टीचर्स का एग्जाम लेती है, थोड़ा लो लेवल का पूछती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिनलैंड में सबसे टफ एग्जाम टीचर्स का होता है। हाँ, पर वहाँ पे अलग ही बात है ना। जैसे पर अमेरिका में भी मैंने देखा, एक किसी ने वीडियो डाला था, एक इंडियन टीचर, वो कह रहे थे कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो फिर उन्होंने वीडियो निकाला और कहा कि ये गंदगी, आप इस गंदगी में रहते हैं, ये गंदा खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड का दिखाएं, ये स्ट्रीट फूड खाते हैं, ये आपने खाया हुआ है। मतलब वो रेसिज्म वाली बात उठ गई और उसके बाद कोई रिस्पेक्ट नहीं था जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो जिस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं उनसे पता नहीं लग रहा था कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। लेकिन उसके बाद जो रेसिस्ट अटैक्स उस टीचर पे हुआ, उन्होंने कहा कि आई वॉज शॉक्ड कि पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे और अब ऐसे रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इंडियन टीचर्स के ऊपर भी अब ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं, कुछ इंडियंस उनको जो वीज़ा मिलता है वहाँ पढ़ाने के लिए, उन्हें कहीं बीच गांव में जहाँ पे लोग, वहाँ अमेरिकन भी नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ पे नौकरी मिलती है। अमेरिकन में रेसिज्म है, वो काले लोगों को तो चॉकआउट करके मार देते हैं। अभी कुछ दिन 2 साल पहले हुआ था, वहाँ तो पुलिस मार देती है ब्लैक लोगों को कह के। तो ये रेसिज्म है वहाँ पे इस चीज़ों में। और वो भेदभाव इन लोगों में बहुत हाई लेवल तक का है। और ये शुरू से था। ये सब जलियांवाला बाग में गोली चलाने में नहीं शर्माए थे सब बदतमीज सब। तो ये बस ऊपर से बटर लगाने में माहिर हैं सब यहाँ पे, बहुत बदतमीज। मतलब हम देख रहे थे अमेरिका को, सीरिया में वो ब्रेड बांट रहा था। अरे यार, तुमने ही मारा है इनको,
बम तुम ही मारे हो, घर तुमने ही उजाड़ा है, वो तुम ब्रेड बांट रहा है उसमें। और जब बम मारे तो मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब उन्हीं का है। और तुम ब्रेड बांट रहा है तो 15 रुपये का ब्रेड अच्छा है तो तुम मीडिया को दिखा रहा पर है। अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहिए। आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो सब अमेरिका जाना चाहते। आप कभी जाना चाहते थे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहते, ना जाना चाहते भी नहीं है। ऐसे एक आध बार कभी लेक्चर वेक्चर के लिए आया है, बट वो ये क्या है कि इतनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटा बैठे बैठे आदमी परेशान हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वजह से हो गया। बट ऐसा नहीं, हमको अपने इंडियन एजुकेशन, हमको तो मतलब इंग्लिश मीडियम हम छोड़ दिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। हाँ, मतलब हमने लिटरली, हमसे अगर कोई पूछे कि पूरी जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। क्या? बस वहाँ पानी पीना सीखे थे। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, समझे में नहीं आता था पढ़ा क्या रहे हैं। लेकिन खौफ इतना, क्लास 5 में हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद है, तो एक हमारी मैडम थी वहाँ पे, इतना मारती थी, अभी भी याद है कुछ कुछ चीज़ें, वो राइम्स, कुछ पोएम्स, कुछ वो डर के मारे याद था, समझ में नहीं आता कर क्या रहे थे यहाँ पे। फिर इधर आए हिंदी मीडियम में, तो अब लगने लगा कि नहीं भाई, ये तो समझ में आने वाली चीज़ है।